विवेक श्रीवास्तव जी आपके पास है, थोड़ा सा सुधांशु जी, बाकी दोनों लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी तबीयत तो सबसे ज्यादा खराब हो रही होगी, लेकिन मैं भी कुछ सबूत यहाँ पर लाई हूँ और ये उन्हीं का डॉक्यूमेंटेड है। वैसे हमेशा कहा जाता है, एक सेकंड विवेक जी को दिखा दीजिए, हमेशा कहा जाता है कि इतिहास जो ताकतवर होता है, जो विजेता होता है, वही लिखता है। मैं बाबरनामा आपके सामने कोट कर रही हूं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ही ट्रांसफॉर्म्ड अ हिंदी टेम्पल इनटू अ मॉस्क इन संभल। मंदिर जो संभल में था, क्योंकि इससे पहले आईने अकबरी में लिखा हुआ था कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार वहीं पर आएंगे, तो संभल में उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद। उसके बाद आ जाइए मासरे आलमगिरी पर, जिसमें उन्होंने काशी विश्वनाथ पर खूब पीठ थपथपाई है, अपने खुद ही लिखा है कि हाँ हमने मंदिर तोड़ा है ना। और उसी में आगे मासरे आलमगिरी में ही लिखा है कि वहां से जब खान जहां बहादुर जोधपुर से हिंदू मंदिर और मूर्तियां तोड़ तोड़ कर लाए थे, तो जो वहां जाम मस्जिद थी उसकी सीढ़ियों पर उन पत्थरों को लगाने का आदेश दे दिया औरंगजेब ने, कि सीढ़ियों पर लगाओ ताकि हम लोग उस पर पैर चढ़ चढ़ के अगर मस्जिद को जाएं। ये सबको बंद कर दे, कालीन के अंदर घुसा दे, ये सच्चाई ना बताएं, वही बताएं जो वाम विचारधारा ने थोपा देश पर मुगलों को लेकर। जो हमने बताया वही सच है, जो हमने लिखवाया वही सच है, जो हमने पढ़ाया वही सही है। यहाँ एजेंडा ऑफ हेटरेट चल रहा है। इनसे पूछिए, यहाँ बैठे हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से लड़ने गया कौन था? अकबर गया था कि राजा मान सिंह गए थे? पूरा का पूरा 99% राजपूताना किसके साथ था? अकबर के साथ था। हम नहीं कह रहे कि महाराणा प्रताप को आप क्रिटिसाइज करें, वो एक महान राजा अपनी जगह पे थे, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि राजपूताना तो मुगलों के साथ था, अकबर के साथ था, रिश्तेदारियां भी थी। आपको ये मानना पड़ेगा कि दीन इलाही बनाया गया इसलिए कि हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम के अच्छे पॉइंट लिखे जाएं। मुल्ला मौलवियों को बर्खास्त किया गया अकबर के कोर्ट से, क्योंकि वो एक सेकुलर राजा था। ये आपको मानना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा कि अकबर के कार्यकाल में तो विवेक जी सेक्युलर विचारधारा, जो अकबर की सेक्युलर विचारधारा था, सुनिए ना, एक काउंटर क्वेश्चन है। सेक्युलर विचारधारा कहती है कि 30,000 आम लोगों का नरसंहार कर दो और फिर विक्ट्री संदेश दो कि काफिरों को हमने मार दिया। और देखिए उस किताब में लिखा है कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने आसपास के राजपुताना जो रियासतें थी उसमें वहां पर शादियां भी की और उसको कंसोलिडेट किया। तो उसका जो एक अकबर का शुरू का फेज था और बाद का फेज था, जजिया भी उसने खत्म किया, ये सब लिखा है। जी 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 नहीं, गलत लिखा है। सच्चाई मैं बता देता हूं आपको। शेर शाह सूरी ने जब दिल्ली की सल्तनत से हुमायूं को बर्खास्त किया और कब्जा किया दिल्ली पे, तो हुमायूं अपने मित्र अमरकोट की रियासत जॉर्ज पाकिस्तान में है, जिसमें सोडा डायनेस्टी है राजपूतों की, वहां जाके शरण ली। और सोडा महाराज ने लिख दिया शेर शाह सूरी को, यहां आना मत, हुमायूं मेरा दोस्त है। और जब शेर शाह सूरी नहीं रहे तो राजपूतों की फौज ने ले जाकर के हुमायूं को वापस दिल्ली की सल्तनत पे बिठवाया। असलियत में राजपूत ही रूल कर रहे थे और मुगल सिर्फ एक चेहरा थे। अकबर की हिम्मत नहीं थी कभी कि वो महान राजपूत राजाओं के सामने जाए, और राजपूत उसके साथ थे। महाराणा प्रताप से नहीं बनी, युद्ध हुआ, दोनों महान राजा थे, इसमें कोई दो गुरेज नहीं है। जब उसी कार्यकाल में गोस्वामी तुलसीदास ने रचना करी रामचरितमानस की, तो आपको क्या लगता है रोका गया? किसने रोका गोस्वामी तुलसीदास को? ब्राह्मणों ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस भाषा में तुम रचना कर रहे हो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। राजा अच्छा होता है, राजा बुरा होता है, वो राजा होता है। उसको धर्म से जोड़ करके कहना कि एवरीथिंग अबाउट इस्लाम एंड मुस्लिम रूलर्स इज बैड, यह सैफ्रनाइजेशन, संघीकरण है इतिहास का, और इसकी मुखालिफत होनी चाहिए। यह गलत है। हम सत्ता में आएंगे तो सबको बदला जाएगा और जो सही इतिहास है वही पढ़ाया जाएगा और वही पढ़ाया जाना चाहिए। इस मुल्क में आप करना क्या चाहते हैं कि लड़ाई लड़े लोग, सड़कों पे उतर जाएं दूसरे के खिलाफ? हिंडोल सिंह गुप्ता जी आप एक बार अपना एस्पिरेटरी जी, उसके सुधांशु जी तीनों का जवाब देंगे। हिंडोल जी, पहले तो विवेक जी की ये जो बहुत ही एम्फैटिक स्टेटमेंट था, जब हम सत्ता में आएंगे, ये सुन के काफी हंसी आया मुझे। मैं भी कलकत्ता से हूँ, मैं वेट करूंगा कब विवेक जी की पार्टी सत्ता में आएगी। मेरे लाइफ टाइम में तो अनलाइकली है, पर ठीक है, आशा में, उम्मीद में जिंदगी कायम है। पर एक चीज मैं आप बताना चाहता हूँ। देखिए, मैंने एनसीईआरटी के जो भी पैराग्राफ से मैंने पढ़ा है, वो एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। पहले क्या होता था,
हम जो नेगेटिव है उसको हमने पूरा वाइप आउट कर दिया। ये हम वाइप आउट नहीं कर सकते। अगर आप देखिए कोई भी इतिहासकार, कोई भी सीरियस इतिहासकार, अब वो आई शैडो वाले इतिहासकार होंगे तो पता नहीं मुझे, पर कोई भी सीरियस इतिहासकार ये नहीं मान सकता आई कि शैडो आप, मतलब, एक सेकंड, आई शैडो में वो मैं समझिए। खैर जाना नहीं चाहता उस बात पे, छोड़िए। पर हाँ जो भी कोई भी सीरियस हाँ, क्योंकि हिंडोल जी, इतिहासकार, अगर आप महिला और महिलाओं के मेकअप को लेकर ये स्टेटमेंट कर रहे हैं तो मैं नहीं इसके नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं खिलाफ हूँ। नहीं अगर नहीं, आप ये, मैं महिलाओं के नहीं, हाँ मैं हाँ, महिलाओं के, प्लीज मैं डू नॉट महिलाओं के इंसिनुएट बारे कि में अगर नहीं कोई कह आई शैडो लगा लेता है तो वो बोल नहीं सकता है या नहीं वो नहीं ज्ञानी नहीं वो हो खैर सकता है। मेरा ठीक है, मेरा मेरा वापस आइए टॉपिक पर। इंडिकेशन एक पर्टिकुलर पर्सन पे था, हाँ, तो पर कोई उनका नहीं, नाम वो उसको लीजिए ना, आप डिलीट कर दीजिए। लेट्स नॉट वो आप डिलीट कर दीजिए, जनरलाइज। कोई बात नहीं, वो ठीक है, आप डिलीट कर हाँ। दीजिए। द मेन मुद्दा यही है कि अगर आप देखिए एक इस्लामिक आइकॉनिक्लाज्म जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसका आप अगर इतिहास देखें, हाँ वो इतिहास सिर्फ भारत में तक सीमित नहीं है। वो हर जगह जहां पे भी इस्लाम का परचम उन दिनों लहराया, वहां पे ये एक आइकॉनिक्लाज्म, जो भी उसके उसमें पहले था, पर्शिया से लेके हिंदुस्तान तक, जो भी उसके पहले था, जो भी जो जिनको वो बुत परस्त कहते थे, उनका एक वाइप आउट हुआ, ये हम डिनाई नहीं कर सकते। औरंगजेब का न्यूयॉर्क टाइम्स, जिनको बहुत लोग मानते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने बोला था कि देखिए औरंगजेब का नाम 23rd उन्होंने दिया था जेनोसाइडल रूलर्स का। 4.6 मिलियन लोगों की हत्या औरंगजेब के काल में हुआ था। मैं मानता हूं कि दारा शिकोह एक बहुत ही, उनका विचार बहुत अच्छा था। वो हिंदुइज्म और इस्लाम का एक संतुलन लाना चाहते थे। उन्होंने बहुत रिसर्च करवाया, ये सच बात है। और मुझे हमेशा आश्चर्य लगता है कि क्यों लोग औरंगजेब के नाम पे हमारे देश में रास्ता ढूंढते हैं, पर कोई कभी नहीं कहता कि दारा शिकोह के नाम पे रास्ता हो। और दारा शिकोह के नाम पे रास्ता होना चाहिए। पर अगर आप कहते हैं कि शिवाजी महाराज को अगर आप कंपेयर करें, या मराठा हिस्ट्री को कंपेयर करें, या चोला हिस्ट्री को कंपेयर करें, जिसके ऊपर मैं, और जो लोग ऐसे कहते हैं, जिसका मैं मेरा जो रेफरेंस था, मैंने जो पहले कहा, ऐसे लोग सीरियस इतिहासकार नहीं है। ये हम नहीं कर सकते। एक बहुत लंबा समय का इस्लामिक आइकॉनोक्लाज्म का हिस्ट्री है, उसको हमें मानना पड़ेगा। का कहना है आप लोग जहर फैलाने के लिए कर रहे हैं। जो पहले मैं राजपूत थे वो राजनीतिक तो जवाब देता अकबर हूं, के मुझे साथ थे, उनके लिए लड़ते थे। विवेक जी का पॉइंट है। नहीं, वो लेफ्ट वालों की तो अजब गति है। लेफ्ट वाले जिस जिस देश में सत्ता में रहे, तोप लगा के मस्जिदें उड़ाई। चाइना से लेके, चेकोस्लोवाकिया से लेके, रूस से लेके उज्बेकिस्तान, आज भी चाइना में न मुसलमान दाढ़ी रख सकता है, न पब्लिकली टोपी रख सकता, न पब्लिकली नमाज पढ़ सकता है, मस्जिदों के ऊपर गुंबद नहीं हो सकते। और देखिए यहां कैसे 6 गज की जबान निकाल के आके बोलने लगते हैं। वो एक राजनीतिक पक्ष है। पर मैं एक फैक्चुअल बात भी करना चाहता हूं। ये इन्होंने कहा दीन इलाही, अरे दीन इलाही को तो इस्लाम ने खारिज कर दिया था। मौलवियों का फतवा था, आज कहां है दीन इलाही? और किस मौलवी को बर्खास्त किया था? आके हवा में बोलने लगते हैं। मैं आपके दर्शकों के सामने एक फैक्ट रखता हूं। हल्दी घाटी के युद्ध की मैं बात कहता हूं। महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच में हुआ, जिसको कि मान सिंह लीड कर रहे थे। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं। हम सब ने पढ़ा कि महाराणा प्रताप लड़ाई हार गए, पर क्या यह सच है? कोई राजा लड़ाई हारा, इसके 4 डिफाइंड पैरामीटर है। नंबर 1, वो मार दिया गया हो। नंबर 2, वो बंदी बना लिया गया हो। नंबर 3, उसने टैक्स देना शुरू कर दिया हो। नंबर 4, उसने दरबार में जाके हाजिरी लगा दी हो। महाराणा प्रताप ने इन चारों में से कुछ भी किया नहीं किया। तो किसने कहा कि हार गए? ये इसके लिए वीएस नायपॉल ने कहा, जैसे इनके दिमाग से निकला, उन्होंने कहा दुनिया में कहीं भी लड़ाई होती है, दो राजा लड़ते हैं, देश एक कोई महान मानता, पर भारत अजीब है। यहां की टेक्स्ट बुक में अकबर महान है और जनता के बीच में महाराणा प्रताप महान है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं मेरे भाई, जब आप रामचरितमानस पर भी पूछ रहे हैं सुधांशु जी, कहना चाहता हूं, आलोक शर्मा जी बोले, वो कह रहे हैं तुलसीदास जी ने रामचरितमानस कैसे लिखी? अरे इतने सारे प्रश्न है आपका। हाँ सुनिए, सुनिए सारी बातें बता रहा हूं। तुलसीदास ने रामचरितमानस जो लिखी, वो तो उसका अकबर से क्या लेना देना है मेरे भाई? आप कहां से बीच में आ गए? अब मैं दूसरी बात एक फैक्ट कहना चाहता हूं, सुनिए। 1991 में और मैं दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं, जाके इस बात को चेक कर। भाई क्या तरीका है बीच में डिस्टर्ब करने का? 75 का क्वेश्चन है और 20 मिनट का प्रोग्राम है, 30-35 मिनट का, और ये एक चीज का फैक्ट नहीं कोट कर रहा हूं, फैक्ट कोट कर रहा हूं। 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया। अभी आलोक शर्मा जी बोल रहे थे, दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए। देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त, महंगाई 17.5%, बेरोजगारी प्रचंड, 2 बार रुपये का डिवैल्यूएशन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन से कम, सोना गिरवी रखा गया। और उस समय इनको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ध्यान आ रहा था। आज आके भाषण देते विकास की बात करो।
मैं कहना चाहता हूं उस सबसे बुरे दौर में, आजादी के बाद की अर्थव्यवस्था में इनको सांप्रदायिक राजनीति सूझ रही थी। मगर चिंता मत करिए, भगवान की लीला देखिए। जब बाबरी मस्जिद थी तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लेस देन 1 बिलियन था। जब बाबरी मस्जिद का और वो 100 बिलियन पहुंचा अटल जी की सरकार में, 500 बिलियन पहुंचा मोदी 1 में। जिस समय जजमेंट आया 2019 में तब 500 बिलियन, और जब मंदिर बना तो 650 बिलियन। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और मैं लास्ट में कहना चाहता हूं, जो आप लोगों ने इतिहास लिखा, जिस प्रकार के झूठे इतिहास लिखे, अरे सब आज की हकीकत छोड़िए। मैंने कहा एक हिंदू राजा बताइए जिसने मस्जिदें तोड़ी हो, मगर कितने ही मुस्लिम राजाओं के ऑफिशियल रिकॉर्ड है। और आज बामियान बुद्धा 2001 में तोड़ा गया था अफगानिस्तान में। शारदा देवी का मंदिर पीओके में आज टूटा हुआ दिखाई पड़ता है। आज तमिलनाडु के कोलत्तूर गांव में, पेरम्बूर जिले में 70% मुस्लिम हो गए तो कहते हैं अब मंदिर में घंटा बजना बंद हो जाना चाहिए। तमिलनाडु की सरकार आगे आके झुक जाती है। इसलिए अगर आप आ जाने की बात कहते हैं तो मैं इसलिए, हाँ, बुद्ध विहार किसने तोड़े? बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, पब्लिश बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 87, रीपब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 2014, वॉल्यूम 17, चैप्टर नंबर 9। पूरा एक शीर्षक है। देखिए तरीका गलत है। विवेक जी वो जैसे पूरा करेंगे मैं आऊंगी, रुक जाइए, बीच में मत बोलिए। मैंने देखा बाबा साहब अंबेडकर ने पूरा चैप्टर 9 लिखा है। सुनिए, बाबा साहब अंबेडकर ने बाकायदा राइटिंग्स एंड स्पीचेस में चैप्टर नंबर 9 है, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिज्म वाज ड्यू टू द ब्रूटल इन्वेजन ऑफ मुसलमान। मैं पेज नंबर 1 चैप्टर नंबर 9 बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 17। विवेक श्रीवास्तव जी आए बाएं साएं मत बोलिए, बाबा साहब अंबेडकर को मैंने कोट किया है, हवा में मत बोलिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों ने जो इतिहास लिखा, आज देश की धरती से वो शक्ति उठी है जिसने उस इतिहास को हैसियत तक पहुंचा दिया, जिसे मैं एक पंक्ति में कहूंगा, हटा दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे। तुमने महाराणा प्रताप के लिए ये लिखा फेनेटिक पैट्रियट, तुमने शिवाजी के लिए लिखा ही हैज लूटेड सूरत। तो मैं कहना चाहता हूं, हटा दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे। यहां जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे। जो कोई किताबें न बानी कहेगी तो ये माटी सभी की कहानी कहेगी। और उस माटी से उठकर वो शक्ति आई है जिसने गुलामी की मानसिकता को अब हटाना शुरू किया है। अब मैं इनको सारों चैलेंज करके कहता हूं, मैंने एक फैक्ट गलत बोला हो तो बता दें, और सारे दर्शकों से कहता हूं ना मेरी बात पे काउंटर कीजिएगा विवेक जी, शर्मा जी के ना विवेक जी पे, अपने आप जाइए और सोर्सेस कोट करिए। फैक्ट्स पे सोर्स कोट कीजिए। और दूसरा मेरा एक सवाल इसमें सुनिए। अब विवेक जी सवाल भी तो सुनिएगा। अगर राजपूतों का इतना अच्छा ही बन रहा था मुगलों से, तो उनकी रानियों को जौहर क्यों करना पड़ रहा था साहब? और दूसरा, महाराणा प्रताप को जंगल में क्यों रहना पड़ रहा था? आज दोनों बातें हमारे दर्शकों को बताएंगे विवेक श्रीवास्तव, वाम नेता। 2 प्रश्न मैंने पूछे हैं, जवाब दीजिएगा, भागिएगा मत। बड़ा कंफ्यूजन है। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल, मैं नहीं भागता कि सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं महाराणा प्रताप हारे ही नहीं, ये तो ऐसे ही लिख दिया गया। आप कह रही हैं उनको जंगल में क्यों रहना पड़ा? अरे भाई, महाराणा प्रताप एक महान राजा थे। उनकी महानता इसलिए थी कि वो एक महान योद्धा थे। हार या जीत से योद्धा नहीं होता, योद्धा लड़ने से होता है। और इसमें कोई गुरेज नहीं है कि राजा मानसिंह जीते थे। कंबाइंड राजपूत फोर्सेस जीती थी हल्दी घाटी में। नंबर 2, 84,000 बुद्ध स्तूपों को तोड़ा गया इस मुल्क में। अरे महाराणा प्रताप कौन थे? एक सेकंड ट्विस्ट मत कीजिए विवेक जी, आप ट्विस्ट करने में बहुत महारत, आपको पीएचडी है। विवेक जी एक सेकंड, अगर दोस्ताना ही था, अगर सब कुछ इतना अच्छा ही था, तो महाराणा प्रताप लड़ रहे थे ना। वो अगर उनको अपनी आर्मी को फिर से रीस्ट्रेटेजाइज करना था, वो जंगल में थे ना छिपे, क्यों करना पड़ रहा था? अगर दोस्ताना ही था तो महिलाओं को जौहर क्यों करना पड़ रहा था? जवाब दीजिए, इसको घुमाइए फिराइए मत। महाराणा प्रताप एक तरफ थे, पूरा राजपूताना एक तरफ था। महाराणा प्रताप अकबर के खिलाफ थे, पूरा राजपूताना अकबर के साथ था। अकेले लड़ रहे थे। और महाराणा प्रताप का भाई, उसने चित्तौड़ संभाला, वो भी अकबर के साथ था। यह इतिहास है। दूसरी बात, मैंने पुष्यमित्र शुंग और बुद्ध स्तूप का एग्जांपल दिया। अगर राजा अकबर है और कहां से पढ़ते हैं? कोई कॉमिक उठा के पढ़ लेते हैं क्या विवेक जी? कुछ भी बोलते हैं। तो अकेला लड़का, सोर्स कोट कीजिए, सोर्स कोट कीजिए ना, कोट योर सोर्स, सोर्स कोट करिए। नहीं सोर्स क्या हमारा? अरे भाई, ये आप जाइए, महाराजा मान सिंह के नेतृत्व में राजपूताना एक था। क्या आप मुझे बताएंगे कौन कौन सी रियासतें राणा प्रताप के साथ थी? आप सोर्स बताइए। अब आप बताइए मुझे सोर्स कि महाराणा प्रताप के साथ कौन कौन था।
मैं तो बता देता हूं कि जो बताइए। रियल ब्रदर थे महाराणा प्रताप के, वो भी साथ में थे राजा मान सिंह के, सारे कजन्स भी उनके साथ थे। यह हर जगह लिखा है। और जबरदस्ती में मुसलमानों को और मुगलों को नीचा दिखाने की स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। हर जगह लिखा है। दीन इलाही था, एक जगह का नाम बता दो, दीन इलाही था और मौलवियों को हटाया गया। अकबर के दरबार में जैन और बुद्ध मॉन्क्स भी आते थे। यह इतिहास है। आपको यह पचता नहीं है कि मुसलमान राजा अच्छा कैसे हो सकता है। समस्या यहां पर है। आपको दिखाना है कि और आपको ये नहीं पचता है, और हिंदुओं को मारते और आपको एक सेकेंड, आपको विवेक जी, आपको ये नहीं पचता है कि एक महाराणा प्रताप ही काफी थे, एक महाराणा प्रताप ही काफी थे, ये आपको नहीं पचता है। और उनके साथ अनेकों लोग थे, उनकी सेना थी जो लड़ती थी। जौहर पर मुंह क्यों आपका सिल गया? जौहर पर बोलिए, अगर इतना ही दोस्ताना था, अच्छे रिश्ते थे, जौहर क्यों करना पड़ रहा था? ना 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 नहीं, आप बता, नहीं, अब आप जो है सिलेक्टिव हो रहे हैं। जब वही अंबेडकर जिसका एग्जाम्पल सुधांशु त्रिवेदी दे रहे हैं, कह रहे थे हिंदू धर्म में हमारी जगह नहीं और बुद्ध धर्म अपनाए सारे दलित, और जिस इस्लाम ने बुद्धिज्म को खत्म किया, जिसकी बात सुधांशु त्रिवेदी कर रहे हैं, चैप्टर छोड़ के भाग गए विवेक जी। अफगानिस्तान, चैप्टर छोड़ के भाग कामयाब बुद्धा को तोड़ा गया। मैं कोई नहीं भागा मैडम, ये बोल नहीं पाए। जौहर पे बोलिए ना, जौहर पे विवेक जी, एक बार जौहर पे एक बात बोल दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप बोलिए अम्बेडकर के पहले। नहीं, जौहर पे क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? आप दीजिए स्टैटिस्टिक्स मुझको कि अकबर के कार्यकाल में कितना जौहर हुआ। दीजिए स्टैटिस्टिक्स। नहीं हुआ। स्लेव डायनेस्टी को लेकर के मुगलों से कंपेयर कर रही हैं, फिर आप नीचे जा रहे हैं। अरे किस किस राजा में हुआ उसका नाम देगा मुझे कोई यहां पर? किस किस राजा में हुआ? क्या वो मुगल सल्तनत थी, या किसी ने जौहर कराया तो सारे मुगलों को बर्बाद कर दोगे आप लोग और बदनाम? मुगल्स आर अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री एंड बाबर के बाद सबने हिंदू रानियों से शादी की है। जो बाकी के मुगल सम्राट थे वो हमारा खून है, उनमें हिंदुओं का खून है, आर्यों का खून है, राजपूतानों का खून है। क्या बातें हो रही हैं इस मुल्क के अंदर? हम सब एक हैं, और सिर्फ इसलिए कि उनका मजहब इस्लाम था, ये रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री हो रहा है। रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री हो रहा है। हटाया जाएगा इस हिस्ट्री को। ये काल्पनिक इतिहास जो भारत को तोड़ने की एक षड्यंत्र है संघ का। ये संघीकरण ऑफ हिस्ट्री हैज टू स्टॉप। इट हैज टू स्टॉप। और आपको लगता है ये सब बोलने से आप लोग सत्ता में आ जाएंगे, इसीलिए आप भी बोल रहे हैं विवेक जी, इसीलिए लग रहा है कि आप भी अब सोच रहे हैं कि ये सब बोल के आप लोग कह रहे थे ना कि सत्ता में आएंगे। इसका एक छोटा सा सुधांशु जी जवाब दीजिएगा, मुझे आलोक जी के पास जाना है। वो क्यों नहीं? अरे रुकिए ना, देखिए, आए बाएं साएं बोलना, एक सोर्स ना कोट करना, आए बाएं साएं बोलना लेफ्ट वालों की हालत होती है। सोर्स, अब मैं सोर्स कोट कर रहा हूं, मैं सोर्स कोट कर रहा हूं। डेमोसाइड पूरे वर्ल्ड में जो जेनोसाइड्स हुए लास्ट 2000 ईयर्स के, उन 2000 ईयर का डॉक्यूमेंटेड अवेलेबल है, जिसमें कहा गया मिनिमम 90 करोड़ से 1 अरब 40 करोड़ लोग तक मारे गए। उसमें एग्जांपल कर रहा हूं, टेबल नंबर 2.1 पे जाके आप देखिएगा, हवाई यूनिवर्सिटी के द्वारा डेमोसाइड के ऊपर लिखी गई है। उसमें हिंदूज किल्ड बाय सुल्तान्स ऑफ दिल्ली बिटवीन 1206 to 15 लाख, killed by Firoz Shah in Bengal between 1351 to 1388, 10 lakhs. And other datas are in page number 2, टेबल नंबर 2.1b, और वो टोटल ये कहता है कि 12th सेंचुरी से सोर्स नहीं बोल रहा हूं, पूरी दुनिया में जेनोसाइड की सबसे ऑथेंटिक हिस्ट्री है। इधर उधर की बात मत करो विवेक श्रीवास्तव, दाएं बाएं मत करो। आप लोग एक सोर्स नहीं कोट कर पाते हो, सारी बातें झूठ बोलते हो। बाबा साहब अंबेडकर के बारे में झूठ। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूं, जो विवेक श्रीवास्तव ने बोला, एक बात तो बिल्कुल ठीक है। देखिए, लगातार बीच में बोल रहे हैं, आवाज नीचे कर दीजिए, लगातार बीच में बोल रहे हैं, चूंकि इनको पता है कि अब ये फैक्ट। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, फैक्ट लेके आइए ना विवेक जी, मैं आपको ऑडियो कर दूंगी, प्लीज। सुनिए, मैं कोट कर रहा हूं कर्नल जेम्स टॉड, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उन्होंने लिखा कि जो हिंदू राजपूत राजा थे, वो जब युद्ध लड़ते थे तो उनके लिए वो शक्ति प्रदर्शन के टूर्नामेंट की तरह होता था। ऐसा लगता था क्योंकि वो इतने नियम का पालन करते थे। कभी महिलाओं के साथ बदतमीजी नहीं होती थी, कभी आम पब्लिक का नरसंहार नहीं होता था, कभी कत्लेआम नहीं होता था। और खिलजी से लेके और नादिर शाह तक कितने कत्लेआम हुए। हां, एक बात मैं विवेक जी की मानता हूं, उन्होंने कहा कि अगर मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में बटे तो अकबर के हाथों कटे। जब मिर्जा राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में बटे तो औरंगजेब के हाथों कटे। जब जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में बटे तो गोरी के हाथों कटे। तो इतिहास हमें शिक्षा देता है, जो इतिहास को भूल जाते हैं वो इतिहास को बाध्य करने पे होते हैं। और इसीलिए बाद में बाबर के हाथ कटे, औरंगजेब के हाथ कटे, जिन्ना के हाथ कटे, और आज
कश्मीर में हमारी सरकार जब तक नहीं आई थी, आईएसआईएस के हाथ में कट रहे थे, जैशे मोहम्मद के हाथ में कट रहे थे, लश्कर तैयबा के हाथ में कट रहे थे, और ये लोग ऐसे हंस रहे थे कि कटते रहो मगर मेरा वोट तो बनते रहो, काट काट कर भी देश का टुकड़ा मिलेगा तो मैं करता रहूंगा। इसीलिए इतिहास हो या वर्तमान, वामपंथी विचारधारा ने इस देश को सर्वाधिक नुकसान। सुधांशु भाई ने पूरा जो 40 मिनट है वो आए बाएं साएं ही बोला है, और वो सही शब्द इस्तेमाल किया है, वो उन्होंने अपने लिए ही बोला है। आज उनको जौहर याद आ रहा है सबको। अरे अभी जो रोज जौहर हो रहे हैं, रोज बच्चियां जो मर रही हैं बिना इलाज के, वो जौहर से भी गंदा काम हो रहा है। 11 दिन के अंदर 31 मर्डर हैं बिहार के अंदर, वो जौहर से भी गंदा काम है। शिवाजी महाराज की मूर्ति के हजारों करोड़ सैकड़ों करोड़ रुपए खा जाएंगे ये लोग, लेकिन टीपू सुल्तान से इनको दिक्कत है। 2002 के दंगों को हटा दीजिए, कंटेम्परेरी इंडिया में 3 काले कृषि कानूनों से दिक्कत है क्योंकि अडानी की मदद करनी थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई और उसका सिलेबस रिवीजन 2023 में शुरू हुआ, और आए बाएं साएं कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। सिलेबस जी की जो कमेटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की थी वो 2023 में बनाई इन्होंने। आज हालत यह है कि एनसीईआरटी लिख रहा है समझने योग्य कंटेंट, मतलब अभी तक एनसीईआरटी बिना समझने योग्य कंटेंट पढ़ा रहा था, उस पर बात नहीं करेंगे। जिन लोगों ने संविधान में कहा कि कुछ भी भारतीय नहीं है, आज वो अकबर को गालियां देकर वोट बटोरना चाहते हैं। तिरंगा खराब है। आलोक जी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, एक बार ऑडियो उनका ठीक कीजिए, फिर से जाएंगे। सुधांशु जी जल्दी से आवाज दीजिए, जल्दी से सुधांशु जी जवाब दीजिए उनकी बातों का। देखिए बिहार और जो घटनाएं वहां पर हो रही हैं अपराध की, बहुत गंभीर है और उससे वो तुलना कर रहे हैं। जवाब दीजिए। आप लोग अतीत में देश को फंसा कर रखना चाहते हैं, आरोप सीधा है सर। अतीत में उलझा के रखो, अतीत की बहस कराते रहो। हम अतीत में तो ये उलझा के रखना चाहते हैं। ये इमारतें शरिया क्या है भाई? औरंगजेब के लिए किसने बोला कि औरंगजेब महान था? अलाउद्दीन खिलजी महान था, किसने बोला? ये फलाना फलाना किसके बाप ने बनवाया, हमने बोला क्या? औरंगजेब की कब्र पे जाके फातिहा किसने पढ़ा? इमरान प्रतापगढ़ी, इनके सांसद। आज क्या जरूरत है भाई औरंगजेब की कब्र पे जाने की? और हम रिएक्ट करेंगे तो कहेंगे साहब अतीत में जा रहे हैं। मगर मैं दर्शकों से कहता हूं अंजना जी, पूरी डिबेट देखिए और फिर तय करिए कि आए बाएं साएं हमने बोला है या आलोक शर्मा जी ने और विवेक श्रीवास्तव जी ने बोला है। परंतु इतना मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारत का इतिहास विश्व के सबसे दुर्दांत, दमनकारी और रक्त रंजित इतिहास में से एक है। मगर अफसोस की बात यह है कि उस पूरे, जिसे कहते हैं ना कि किसी का मर्डर किया जाए, उसके ऊपर एक कालीन बिछा दी जाए, तो वो कालीन बिछाकर और उसके ऊपर इत्र डालकर आपको जो समझाने का प्रयास किया जाता है, मैं फिर कहना चाहता हूं, हम मानते हैं आज के भारत के किसी वर्ग का हम कोई संबंध उससे नहीं मानते हैं, और आज एकदम आधुनिक विज्ञान की बात करते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग और डीएनए टेस्ट करा ले कोई भारत का मुसलमान, उसका अरेबिक जीनोम, उज्बेक जीनोम और मंगोलियन जीनोम से कोई कनेक्शन नहीं निकलने वाला है। विवेक जी, मैंने तो सारे सोर्स कोट किए ना आपके सामने, सारे सोर्स कोट किए। चलिए एक बात, मासरे आलमगिरी, आप जाते जाते थोड़ा तो अपना नाम प्रोटेक्ट कीजिए, एक तो सोर्स के साथ बात कीजिए। नहीं, मेरा नाम बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। जिसने सुना है सबको मालूम है, सबने पढ़ा है। हवाई यूनिवर्सिटी 15 लाख मार दिए गए, सर्वे करने गए थे हवाई यूनिवर्सिटी वाले। मतलब किसी भी ऑथर को लेके, किसी भी किताब को लेकर के आप प्रोग्राम में आकर के बोल दीजिए तो हम उसे मान ले। Why should I believe in some report from the Hawaii University because Sudhanshu is quoting? ये क्या ridiculous बातें हैं? क्या मालूम नहीं है सबको राजपूतों का क्या हाल था, क्या रिश्ते थे मुगलों के साथ? नहीं मालूम है ये? प्लीज कोट। भाई रघुनाथ ठाकुर देखने गई थी, प्लीज कोट। यही समझना चाहते हो विवेक जी, मुगलों को बचाने के लिए, विवेक जी, कि आप मुगलों को बचाने के लिए, मतलब राजपूतों को लेकर कुछ भी बोलने में आपको जरा सा भी परेशानी नहीं होती है। बात कर रहा हूं, अरे मैं हिंदुस्तान को बचाने की बात सब ज्ञान कहीं और दीजिएगा। हिंदुस्तान को आप लोग कितना बचाने के लिए बात कर रहे हैं, ये ज्ञान कहीं और दीजिएगा। मुगल हमारी विरासत है, यह हमें मानना पड़ेगा। इतिहास के पन्नों में सुधांशु जी छोटा सा धर्म की वजह से उनको टारगेट करना गलत है। धर्म की वजह से टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, इस लाइन पर जवाब दीजिए आप। धर्म की वजह से सुधांशु जी आप लोग टारगेट कर रहे हैं, एक सोर्स नहीं कोट करते हैं कोई धर्म की वजह से नहीं। मैं बताना चाहता हूं मुगलों का
नहीं, मैं फिर अब मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। मुगलों का इतिहास शुरू होता 1527 में, जब खानवा की लड़ाई जीतने के बाद बाबर आया, फिर भी तो हुमायूं को भागना पड़ा। 1557 औरंगजेब, बाबर और ये जो है अकबर, और 1707 में औरंगजेब मर गया। केवल 150 साल मुगलों ने राज किया है, और मगर चोल राजाओं ने 1000 साल राज किया। उसका कितना इतिहास हमें पढ़ाया गया बताइए। मराठा इंपायर एक दौर में जो था वो कर्नाटक से लेके और लाहौर तक था, कितना पढ़ाया गया ये बताइए। ललितादित्य मुक्तापीठ ने पूरा सेंट्रल एशिया से लेके कैस्पियन सी तक जीता, कश्मीर का राजा था, कितना हमें इतिहास में पढ़ाया गया। बप्पा रावल ने कितना दूर दूर तक मारकर अरबों को मारा, वो हमें कितना पढ़ाया गया। मैं एक फैक्ट बोलना चाहता हूं, फिर दर्शक अपने आप तय करें। 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया सिंध में, 1025 में सोमनाथ का विध्वंस किया गजनी ने। यह 300 साल का इतिहास कहां है? 1025 गुजरात से लेकर 1192 में गोरी जो इनको पृथ्वीराज चौहान को हरा, 250 साल का संघर्ष का इतिहास कहां है? 1192 के बाद 1527 में जाकर अयोध्या में राम मंदिर तोड़ पाया बाबर। यह 300 साल के संघर्ष का इतिहास कहां है? संघर्ष का इतिहास छुपाओ और भारत के अंदर पराजय का इतिहास पढ़ाओ, और वही मानसिकता आज है। अंजना जी, हमने पाकिस्तान के 9 एयर बेसेस ध्वस्त कर दिए, वो मत पूछो।